वेलकम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 है क्या? यूनिट नंबर 9 है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। अब बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो हमें मतलब ये तो समझ में आ गया कि इस यूनिट में हमें हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करना होगा, लेकिन किसका हाइट एंड डिस्टेंस? क्या हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह का हाइट डिस्टेंस फाइंड करना है? क्या हमें अर्थ से लेकर स्काई तक की हाइट फाइंड करनी है? किसकी हाइट फाइंड करनी है? किसका डिस्टेंस फाइंड करना है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस यूनिट के अंदर हम क्वेश्चन किससे रिलेटेड देखेंगे। इस पूरी यूनिट के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ हाइट और डिस्टेंस जो फाइंड करना है वो राइट एंगल ट्राइंगल का ही करना है। यानी इस पूरी यूनिट में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो सब राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे। यानी हमें राइट एंगल ट्रायंगल में डिस्टेंस और हाइट फाइंड करनी है। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले अगर हम इस यूनिट को समझना चाहते हैं तो हम राइट एंगल ट्रायंगल का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली हमने जब अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया हो। यानी हम ये देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली 3 साइड से मिलकर बना होता है, जैसे कि हर ट्रायंगल बना होता है 3 साइड से मिलकर। देखिए गाइस ABC। अब इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में इन तीनों साइड्स को पर्टिकुलर नाम दिए होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं BC की तो BC हम बेस के लिए यूज़ करते हैं, यानी ये जो BC है इसको हम बेस कहते हैं। और अगर AC की बात करूं तो ये हाइपोटेनस होता है। और अगर मैं AB की बात करूं जो राइट एंगल ट्रायंगल से बिल्कुल सीधी ये जो लाइन जा रही है इसे हम परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। अब ये सब हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखा है। अब देखिएगा इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो किससे रिलेटेड आएंगे कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल में या तो हमें AB फाइंड करना होगा परपेंडिकुलर, या बेस फाइंड करना होगा, या हमें हाइपोटेनस फाइंड करनी होगी। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हमने अर्लियर क्लासेस में भी सीखा हुआ है कि हम किस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हमें 2 वैल्यूज़ दे दी जाती थी, जैसे बेस और परपेंडिकुलर की हमको वैल्यूज़ दे दी गई और हमसे पूछा गया कि हाइपोटेनस की वैल्यू बताइए, तो हम यहाँ पर एक थ्योरम का यूज़ करते थे, एक रूल का यूज़ करते थे जिसे हम कहते थे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते थे। ये पाइथागोरस थ्योरम होती क्या थी बेसिकली? ये पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली होती क्या थी? अगर हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है तो हम h² = p² + b²। इट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये यूज़ करते थे। मान लीजिए हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यूज़ करते थे। और मान लीजिए हमें बेस का स्क्वायर बेस फाइंड करना है तो हम हाइपो का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यूज़ करते थे। लेकिन ये बात थी अर्लियर क्लासेस की। यानी हमने अभी तक जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स फाइंड करने के लिए जो हम रूल यूज़ करते थे, जो हम थ्योरम लगाते थे, वो पाइथागोरस थ्योरम थी। लेकिन अब क्लास 10th में आपको क्या गिवन होगा, आपको क्या पूछा जाएगा? आपको पूछा तो यहाँ पे किसी ना किसी एक साइड की लेंथ ही पूछी जाएगी। या तो आपसे पूछ ली जाएगी परपेंडिकुलर की लेंथ, या आपसे पूछ ली जाएगी बेस की लेंथ, या आपसे हाइपोटेनस की लेंथ। लेकिन अब जो गिवन था, यानी जो अर्लियर क्लासेस में हमें 2 साइड्स गिवन करके एक साइड की लेंथ पूछी जाती थी, लेकिन यहाँ पर हमें एक साइड और एक एंगल दे दिया जाएगा और हमसे एक साइड की वैल्यू पूछी जाएगी। देखिए गाइस बहुत ध्यान से समझिए। पहले अर्लियर क्लासेस में जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एनी 2 साइड्स गिवन होती थी। जैसे मान लेते हैं कि हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन होता था और हमसे हाइपोटेनस पूछी जाती थी, तो हम हाइपो का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यूज़ करते थे। ऐसे मान लेते हैं अगर हमें परपेंडिकुलर पूछा जाता था तो हाइपोटेनस और बेस देकर हमें परपेंडिकुलर पूछा जाता था, तो हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यूज़ करते थे। इसी के तरीके से अगर हमें बेस का स्क्वायर पूछा जाता था, बेस पूछा जाता था तो हम हाइपो का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यूज़ करते थे।
अब लेकिन इस 10th क्लास की 9th यूनिट में आपको गिवन क्या होगा, आपको तीनों साइड्स में से एनी वन साइड गिवन होगी और एक एंगल गिवन होगा, और उस दोनों के बेस पर हमें मतलब कोई सी भी एक साइड फाइंड करनी होगी। मान लीजिए कि आपको बेस गिवन है और ये एंगल गिवन है, और हमको इस बेस और इस एंगल के थ्रू हमसे परपेंडिकुलर भी पूछा जा सकता है और हमसे हाइपोटेनस भी पूछी जा सकती है। तो हम यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, विद द यूज़ ऑफ वन साइड एंड वन एंगल। हमको ये सीखना है, यानी इस पूरी यूनिट में हमको यही सिखाया गया है, यही बताया गया है कि आप एक साइड और एक एंगल के द्वारा कैसे किसी भी एक साइड की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जो पूछी गई साइड है उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो था गाइस जो हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा, और स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइंगल। अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की। देखिए, मैं ट्रिग्नोमेट्री पे बाद में आ रहा हूँ, पहले मैंने स्ट्रक्चर समझाया। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है यहाँ पर आपका 8th यूनिट भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और 9th यूनिट भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली कहते हैं किसे हैं, ये वर्ड आया कहाँ से, कैसे बना, ये भी हम जान लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब देखिए गाइस, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बेसिकली होता क्या है, या ये इसका ओरिजिन क्या है, ये वर्ड आया कहाँ से और ये किसके लिए यूज़ होता है, इसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं गाइस कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो दो ग्रीक वर्ड को जोड़कर बनाया गया है। दो ग्रीक वर्ड कौन से, ट्राइगोनोन और मैट्रोन। ट्राइगोनोन और मैट्रोन यानी दो ग्रीक वर्ड थे, इन्हें ऐड कर कर एक वर्ड बना दिया गया ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश वर्ड है और ये ट्राइगोनोन और मैट्रोन दोनों ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब ट्राइगोनोन का मीन्स क्या होता है गाइस, ये देख लेना जरूरी है, ये जान लेना जरूरी है। तो ट्राइगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल। ट्राइगोनोन का मीन्स होता है ट्रायंगल, और मैट्रोन का मीन्स होता है गाइस मेजरमेंट। इट मीन्स हमने क्या देखा कि ट्राइगोनोन और मैट्रोन को मिलाकर एक वर्ड बना दिया गया ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का ट्राइगोनोन का मीन्स होता है ट्राइंगल और मैट्रोन का मीन्स होता है मेजरमेंट। इट मीन्स हमें ट्राइंगल को मेज़र करना है, इट मीन्स हमें ट्राइंगल की साइड्स को मेज़र करना है। तो यहाँ पर इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल का माप, यानी हम ट्राइंगल को कैसे नाप सकते हैं। अब ट्राइंगल को नापने का मतलब है उसकी साइड को नापने का मतलब, यानी हम उसकी साइड को कैसे मेज़र कर सकते हैं, इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम यही सीखेंगे। तो अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक की, यानी ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोनोन और मैट्रोन। ट्राइगोनोन का मीन्स होता है ट्राइंगल और मैट्रोन का मीन्स होता है मेजरमेंट। अब देखिए गाइस, ट्रिग्नोमेट्री में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें जो इस यूनिट से रिलेटेड पढ़ना है वो हमें 6 रेशोज़ पढ़ने हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री में जो 6 रेशोज़ यूज़ होते हैं, यानी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको 6 तरीके के रेशोज़ देखने को मिलेंगे। और ये जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री ना गाइस, ये इन 6 रेशो के इर्द गिर्द घूमती है, यानी आसपास ही घूमती है। यानी पूरी ट्रिग्नोमेट्री को अगर आपको समझना है तो इन 6 रेशो को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा, अच्छे से समझना होगा। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते क्या हैं, इनका यूज़ क्या है, और इनको हम कैसे, इनकी वैल्यूज़ को हम कैसे याद रख सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, या इनसे रिलेटेड ईच एंड एवरी टर्म। देखिए गाइस, ट्रिग्नोमेट्री जो टर्म है, टॉपिक है, वो आपके लिए बिल्कुल नया है, इसीलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझेंगे ताकि हमें सारी चीज़ें, अब जो जितनी भी नॉलेज हम ले रहे हैं, जितनी भी हम चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं, उन सबको हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे एंड में जाके, ताकि हमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की। रेशो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए,
रेशोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं या कितने रेशोज होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 टाइप्स के जो रेशोज होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। पहला रेशो आपका होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। हमें जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की जो मैं बात कर रहा था गाइज, वो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। यानी हम पूरी यूनिट में इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में ही बात करेंगे। अब ये तो समझ में आ गया आपको कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। लेकिन एक चीज़ जो आपके माइंड में, एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा, वो ये हो रहा होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ये थीटा? मैंने यहाँ पे इसको थीटा प्रणन किया है, ये थीटा है क्या? देखिए गाइज, पहले हम इस थीटा के बारे में भी जान लेते हैं कि थीटा होता क्या है। ठीक है, थीटा के बारे में बेसिक जो नॉलेज है वो हम ले लेते हैं, यानी थीटा बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एक सिंबल है। थीटा इज अ सिंबल ऑफ एंगल। थीटा एक सिंबल है, थीटा एक सिंबल है ऑफ एंगल, यानी एंगल के लिए एक सिंबल जो यूज़ किया जाता है वो थीटा यूज़ किया जाता है। इज़ ए सिंबल ऑफ एंगल, थीटा इज़ ए सिंबल ऑफ एंगल। अब अगर जहाँ पे भी थीटा यूज़ हो रहा है, इट मीन्स हम यहाँ पे समझ लेंगे कि वो एंगल के लिए यूज़ हो रहा है। अब बात करते हैं गाइस कि थीटा आया कहाँ से, थीटा आया कहाँ से। थीटा बेसिकली ये वर्ड कहाँ से हमको देखने को मिला, कहाँ से ये वर्ड लिया गया है, या ये सिंबल का ओरिजिन कहाँ से है? तो हम देख लेते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक से होता है, यानी यूनान से होता है। और यूनान की जो यानी ग्रीक अल्फ़ाबेट जो है, जिससे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होती है ABCDEFGH, वैसे ग्रीक की जो अल्फ़ाबेट है उसका 8th लेटर, ग्रीक अल्फ़ाबेट का 8th जो लेटर है उसको हम थीटा कहते हैं। ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के 8th लेटर को हम किस नाम से जानते हैं? थीटा के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइज, और थीटा बेसिकली यूज़ क्या होता है, यानी किसका सिंबल है? ये एंगल का सिंबल है। यानी एंगल को जब भी हमको सिंबलाइज करना होता है, डिनोट करना होता है, तो हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो यानी हमें यहाँ पे साइन थीटा, ये जो थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, ये जो थीटा दिए हुए हैं, ये सब किसके लिए दिए हुए हैं? एंगल के लिए दिए हुए हैं, यानी ये सब एंगल को डिनोट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यहाँ पर जो हमने पढ़े हैं, इनका यूज़ क्या होगा। देखिए गाइज, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि किस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी इस पूरी यूनिट में हमको राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी एक गिवन साइड होगी, यानी एक साइड को हमें गिवन कर दिया जाएगा, चाहे वो परपेंडिकुलर हो, चाहे वो बेस हो, चाहे वो हाइपोटेनस हो। एनी वन साइड जो गिवन होगी और एक एंगल हमें गिवन होगा, जिस एंगल को हम थीटा मानेंगे। अब वो एंगल कौन सा होगा? राइट एंगल के जस्ट सामने वाला, इन फ्रंट ऑफ द राइट एंगल। इस एंगल को हम थीटा की वैल्यू लेकर चलेंगे, यानी अभी मैंने आपको बता ही दिया कि थीटा एंगल को डिनोट करता है, तो ये एंगल को हम थीटा लेकर चलेंगे। इट मीन्स हमें एक साइड गिवन होगी, चाहे परपेंडिकुलर हो, चाहे बेस हो, चाहे हाइपोटेनस हो, और एक एंगल गिवन होगा, यानी एंगल जो थीटा की वैल्यू जिसकी वैल्यू को हम थीटा से डिनोट करते हैं। अब ठीक है गाइस, मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर बेस दे दिया गया 5 सेंटीमीटर और हमें यहाँ पर एंगल दे दिया गया 45 डिग्री, और हमसे पूछ लिया गया कि बताइए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है। मैंने आपको यही बताया कि एक तो साइड गिवन होगी और एक एंगल गिवन होगा। मान लेते हैं हमें बेस गिवन है और ये थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है हमारे माइंड में कि ये जो थीटा है ये 45 है, अब इनको यूज़ कैसे किया जाएगा। देखिए गाइज, ये तो एंगल वैल्यू है, यानी ये तो एंगल की वैल्यू है 45, तो
लेकिन इसकी रियल वैल्यू क्या है, यानी 45 डिग्री की वैल्यूज़ क्या है, रियल वैल्यू क्या है, जिसको हम यूज़ कर परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। ये तो एंगल की वैल्यू है, अब डायरेक्टली हम 45 डिग्री को तो यूज़ कर नहीं सकते, लेकिन इसकी कुछ इंडिपेंडेंट वैल्यू भी तो होगी। इसकी जो वैल्यूज़ होगी उसको यूज़ कर हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, या इसकी वैल्यू क्या होती है। देखिए गाइस, ये जो थीटा दिया होता है, इनकी वैल्यूज़ हमें रेशियोज़ के कॉन्टेक्स्ट में देखनी होती है, यानी साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। अब हमें ये देखना होता है कि साइन 45 पर क्या वैल्यू रखेगा, कोस, अगर हम ये 45 यानी इस थीटा को हम कोस का मानते हैं तो कोस 45 की क्या वैल्यू होगी। अगर हम इस थीटा को यानी 45 डिग्री को टेन 45 डिग्री मानते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल लर्न करनी पड़ेगी। अब वो टेबल क्या है उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं, तभी हम इसको आगे समझ पाएंगे। अब गाइज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल की। जैसा कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर एंगल्स की वैल्यू की बात कर रहे थे। मान लेते हैं कि यहाँ पर 45 डिग्री है। अब इस एंगल की वैल्यू जब तक मुझे पता नहीं होगी तो मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा। तो हम यहाँ पर ये जो टेबल पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ दी होंगी ये एंगल से रिलेटेड होंगी। देखिए गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको एंगल गिवन होगा वो या 0 डिग्री, 30, 45, 60 या 90 डिग्री में से एक होगा। बेसिकली 0 डिग्री भी आपका यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें आपका यूज़ हो रहा है तो 30, 45, 60 या 90 के आसपास ही, 90 भी एक आधा जगह कहीं यूज़ हो रहा है। बाकी बेसिकली यही एंगल आपके यूज़ होंगे, मगर इनकी सबकी वैल्यूज़ को हमें जान लेना ज़रूरी है, हमें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो हम एंगल वैल्यूज़ रखेंगे, तभी तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की अलग अलग डिग्रीज़ पर एंगल वैल्यू क्या होती है। अगर मैं बात करूँ साइन की, तो साइन की 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, 0। साइन की 30 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन की 45 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, 1/√2। और साइन की 60 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, √3/2। और साइन की 90 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, 1। अब एक चीज़ और क्लियर कर लें कि जो आपको एंगल गिवन होगा वो 0, 30, 45, 60 या 90 में से एक ही होगा। इसके अलावा कोई भी एंगल आपको गिवन नहीं होगा, क्योंकि आपकी क्लास 10 तक 90 डिग्री तक के ही एंगल्स की बात हो रही है ट्रिग्नोमेट्री में। जो आगे आप जाएंगे 11 to 12 में, वहाँ पे आपको 360 डिग्री तक की वैल्यूज़ की बात करेंगे। मतलब वहाँ पे आपको 360 डिग्री तक की वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा, पता करना होगा। लेकिन क्लास 10 में आपका 90 डिग्री तक ही है। और ओनली जो आपको एंगल्स गिवन होंगे वो 0, 30, 45, 60 या 90 में से एक होंगे। अब बात करते हैं हम कि इनकी वैल्यूज़ की। अब प्रॉब्लम ये आती है गाइस कि हम इनकी वैल्यूज़ को याद कैसे रख सकते हैं, क्योंकि देखिए 6 रेशो हैं, 6 रेशोज़ हैं और सबकी 6 वैल्यूज़ हैं, तो टोटल 36 वैल्यूज़ हो गई। अब इतनी सारी वैल्यूज़ को मेमोराइज़ करना, इतनी सारी वैल्यूज़ को याद रखना वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो एक यूनिवर्सल और इजी ट्रिक हम देख लेते हैं यहाँ पर, जिस ट्रिक को यूज़ कर हम इनकी वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं। वैसे इस टेबल को बनाना भी मतलब अलग अलग बहुत सारी इसकी ट्रिक्स होती हैं जिससे इस टेबल को बनाया भी जा सकता है, लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूँ आपको वो एक ट्रिक है। इनमें से हमको 6 में से 3 रेशोज़ की वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी और 3 रेशोज़ की उनकी उल्टी हो जाएंगी। बेसिकली साइन की अगर हम बात करें तो हमें देखना है साइन 0 डिग्री पर 0 वैल्यू रखता है। साइन का एंगल अगर 30 डिग्री पर है तो 1/2 वैल्यू रखेगा, 45 डिग्री पर है तो 1/√2, 60 डिग्री पर है तो √3/2 और 90 डिग्री पर है तो 1 रखेगा। अब देखिए गाइस, अगर आपने साइन की वैल्यू उसको लर्न कर लिया तो कोस की वैल्यू इसका रिवर्स होती है। कोस की वैल्यूज़ इनका रिवर्स होती है। जैसे 0 डिग्री यहाँ पे 1 था तो यहाँ 1 आ गया, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2 और 0 का 0। इसी तरीके से अगर हम बात करें tan की, अब देखो साइन का रिवर्स क्या हो गया, कोस। अगर आपने साइन की वैल्यूज़ लर्न कर ली तो कोस उसका रिवर्स हो जाएगा। तो कोस को आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कोस तो आपका साइन से ही कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं tan में आपको वैल्यूज़ लर्न करनी पड़ेंगी, यानी tan की वैल्यूज़ को लर्न करना पड़ेगा आपको। जैसे 0 डिग्री पर 0, 30 पर 1/√3, 45 पर 1,
60 पर √3 और 90 पर नॉट डिफाइंड। अब tan का रिवर्स क्या होता है गाइस? कोट। tan का रिवर्स क्या होता है? कोट। यानी जो tan की वैल्यूज़ हैं उनको अगर अपन रिवर्स कर दें तो सारी कोट की वैल्यूज़ बन जाती हैं। देखिए गाइस, नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 1/√3 0 और 0। इसी तरीके से हमें कोसेक की लर्न करनी पड़ेगी और सेक की उसकी रिवर्स हो जाती हैं। लेकिन कोसेक की अगर हम बात करें, नॉट डिफाइंड 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड, 30 पर 2, 45 पर √2, 60 पर √2/√3 और 90 पर 1। और इसका रिवर्स अगर हम देखें तो सेक पर इसका रिवर्स हो जाएगा 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड। इस तरीके से आप इस टेबल को लर्न कर सकते हैं, पूरी टेबल की वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं। अगर हम साइन की वैल्यूज़ लर्न कर लेते हैं तो कोस उसका रिवर्स होता है, tan की वैल्यू लर्न कर लेते हैं तो कोट उसका रिवर्स होता है, और कोसेक की वैल्यू लर्न कर लेते हैं तो सेक इसका रिवर्स होता है। फिर भी गाइज अगर आपको ये टेबल को सीखना है, यानी इस टेबल को बनाने की ट्रिक सीखनी है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी टेबल के ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसकी टेबल की ट्रिक सीखेंगे कि किस तरीके से इस टेबल को प्रिपेयर किया जा सकता है। अब बात करते हैं गाइज, ये तो वैल्यूज, एंगल वैल्यूज़ हो गई। अब वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि इस यूनिट के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दिया जाएगा और गिवन क्या होगा? वन साइड, एनी वन साइड एंड वन एंगल। अब देखिए गाइज, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और हम इनको नाम दे देते हैं ABC। अब मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पर क्या गिवन है? बेस। कितना सेंटीमीटर गिवन है? 5 सेंटीमीटर। और मुझे एक एंगल गिवन है, सपोज 45 डिग्री। ठीक है। अब मुझसे पूछ लिया गया कि बताइए परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी। मुझसे क्या पूछ लिया गया कि बताइए परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी। यानी मुझे गिवन क्या कर दिया गया? बेस गिवन कर दिया गया। मुझे थीटा क्या गिवन कर दिया गया? 45 डिग्री थीटा दे दिया गया। और मुझे पूछ लिया गया कि बताइए कि परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी। तो हाउ कैन आई फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर? इसके लिए हम देखते हैं। अब देखेगा इस हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल तो लर्न कर ली थी पूरी, है ना। उसके हिसाब से तो हमने देख लिया कि कौन से एंगल पर क्या क्या वैल्यूज़ रखेंगे। अब हम 45 डिग्री की हमको वैल्यूज़ पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर ये 45 कौन से रेशो में यूज़ होगा। इट मीन्स ये 45 में साइन का मानूँ, ये 45 में कोस का मानूँ, ये 45 में tan का मानूँ, ये 45 में कोसेक का मानूँ, या सेक का मानूँ, या कोट का मानूँ। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि ये वाला जो एंगल है ये मैं किस रेशो में रख सकता हूँ, यानी इस वाली एंगल की वैल्यू को मैं किस रेशो का मान सकता हूँ। अब देखिएगा इसके लिए भी एक ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक है, वो हमें याद करनी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। थोड़ा सा ओल्ड सा लग रहा होगा कि ये पता नहीं सर क्या लिख रहे हैं, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, और इसका उल्टा हम कर देंगे हर हर बोले पंडित भोला प्रसाद। और गाइज यहाँ पे लिख लेना सोना चांदी तोले। अब देखते हैं गाइज कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो 45 है ये साइन का लेना है, कोस का लेना है, tan का लेना है, कोसेक का, सेक का, या कोट का लेना है। क्योंकि हमें अगर कोट 45 लेना है तो इसकी वैल्यूज़ हम उस टेबल से ले सकते हैं, साइन का लेना है तो भी ले सकते हैं, कोस का लेना है तो भी ले सकते हैं, लेकिन ये पता करना ज़रूरी है कि यहाँ पर ये यूज़ किसका होगा। तो अब हम देखते हैं, हमने ट्रिक देखी कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि P जो है वो परपेंडिकुलर को डिनोट कर रहा है, H जो है वो हाइपोटेनस को डिनोट कर रहा है, और B जो है वो बेस को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर अब P/H अगर मान लेते हैं, हमें दिया हुआ है बेस, ठीक है गाइस, बेस दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या गया है? परपेंडिकुलर पूछा गया है। तो यानी गिवन बेस है और पूछा गया परपेंडिकुलर, इट मीन्स मुझे हाइपोटेनस से तो कुछ लेना देना नहीं है, यानी मुझे इस वाली साइड से तो कोई लेना देना नहीं है। मुझे गिवन तो बेस कर दिया गया है और पूछा परपेंडिकुलर गया है, तो इट मीन्स मैं P और B वाला रेशो ही यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए भी तो यही, एक क्वांटिटी गिवन है और एक पूछी गई है। तो मैं पूछा गया तो परपेंडिकुलर है और दिया गया बेस है, तो यहाँ पर मैं कौन सा रेशो यूज़ करूँगा? जिसमें P और B दोनों आ रहे हों, यानी यहाँ पर भी इस वाले रेशो में भी P और अपॉन B है और इसमें B/P है, तो दोनों में से कोई सा भी रेशो ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि P/H कौन से रेशो को डिनोट करता है।
तो देखें गाइस यहाँ पे मैंने सोना चांदी तोले लिखा हुआ है। इस ट्रिक से आप कैसे पता कर सकते हैं कि अगर हमें P/H वाला रेशो यूज़ करना है तो ये साइन का होगा, यहाँ S मतलब साइन, और अगर हमें B/H वाला रेशो यूज़ करना है तो वो कोस का होगा। अगर हमें P/B वाला रेशो यूज़ करना है तो वो tan का होगा। जैसे मैंने यहाँ पर सोना चांदी तोले लिखा, S मतलब साइन, C मीन्स कोस और T मीन्स tan। और इनका अगर हम उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर देखते हैं हम H/P किसका हो जाएगा, H/P कोसेक का हो जाएगा। ठीक है, B/H किसका हो जाएगा, B/H सेक का हो जाएगा, B/H सेक का हो जाएगा, और B/P किसका हो जाएगा, कोट का हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो हमने ये रेशो लर्न किए थे, आप ऐसे भी देख सकते हैं। फर्स्ट रेशो साइन का, यानी P/H साइन, कोस B/H कोस, tan P/B tan, कोसेक H/P कोसेक, सेक H/B सेक, और कोट B/P कोट। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यानी जो ये एंगल हमें दिया गया 45, ये किस रेशोज़ की वैल्यूज़ के लिए हमको रखना है। यानी 45 मुझे साइन का रखना है, कोस का रखना है, tan का रखना है, कोसेक का, सेक का या कोट का। तो हमने देखा यहाँ पर हमें फाइंड तो परपेंडिकुलर करना था और दिया हुआ बेस था, तो P/B का रेशो हम यूज़ करते हैं। मान लेते हैं हम ये रेशो यूज़ करते हैं, तो ये वैल्यू किसकी है गाइस, tan की। ये वैल्यू किसकी है, tan की। देखिए साइन कोस tan ये यूज़ हो रहा था, तो ये P/B tan की वैल्यू है। अब यहाँ पर हमें जो ये 45 रखना है, ये किसका रखना है, tan का। यानी ये 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू को हम यूज़ कर इसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। कैसे गाइस देखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ट्राइंगल ABC, थीटा गिवन 45 डिग्री, ठीक है, एंड बेस गिवन 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हमसे पूछा गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसकी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, tan की, P/B, तो हम tan की वैल्यू ले रहे हैं। इट मीन्स हम यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ। अब tan थीटा की जगह मैं क्या वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ, 45 डिग्री, परपेंडिकुलर मुझे पूछा गया है और बेस मुझे गिवन है। कितना गिवन है, तो मैं बेस की जगह 5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। अब गाइस जो हमने टेबल लर्न करी थी उससे हम देखते हैं कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो P/5, अगर मैं 5 को क्रॉस में ले जाऊं तो यहाँ पे P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5। इट मीन्स मेरा परपेंडिकुलर भी 5 सेंटीमीटर ही आ गया। तो इस तरीके से हम गाइस इस पूरी यूनिट के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। किसकी वैल्यू पे, एक अगर साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो। अब गाइस हम बात करेंगे एंगल्स ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की। यानी यहाँ पर हमें दो तरीके के एंगल्स होंगे, दिए होंगे। जैसे यहाँ 45 डिग्री है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए गाइस, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होते क्या हैं। फर्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है साहब, सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन समझते हैं। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये फुट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, और ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये कोई बिल्डिंग है जिसका फुट ये रहा और टॉप ये रहा। यहाँ हम इसे ए से डिनोट कर देते हैं, इसे बी से डिनोट कर देते हैं। अब इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है। अब ये बच्चा इस बिल्डिंग के टॉप को, यानी इसका बिल्डिंग का टॉप कहाँ है, ये रहा, ये बच्चा इसके बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ठीक है, ये बच्चा इसके बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। अब ये जो लाइन बनती है ना गाइस, ये इसकी आंखों से लेकर बिल्डिंग के टॉप तक, इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। यानी इसकी आंखों से लेकर टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर जो लाइन बनती है, ये रेखा हमें दिखाई नहीं देती,
ये हमें ऐसी लाइन बनती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हम इसको मान के चलते हैं कि इसकी आइज से लेकर इसके टॉप तक जो रे बनती है, एक लाइन ऑफ साइट बनती है, वो अब देखो गाइज, यहाँ पर जो बनेगा ना वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यानी इसकी आंखों से लेकर टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक जो लाइन जा रही है उसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं, और ये हमारी हाइपोटेनस बन जाएगी। और इसकी आंखों से लेकर ये बिल्डिंग के फुट तक, ये मान लीजिए इसकी आंखों से लेकर ये बिल्डिंग के फुट तक, यहाँ तक जो ये लाइन जा रही है, ये आपका हॉरिजॉन्टल कहलाएगी। क्या कहलाएगी गाइस? हॉरिजॉन्टल। क्या कहलाएगी? ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है। इसकी आंखों से बिल्डिंग तक, इसकी आंखों से टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक जो जा रही है तो लाइन ऑफ साइट, और इसकी आंखों से जो बिल्डिंग तक जो लाइन जा रही है उसे हम हॉरिजॉन्टल के नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर इन लाइंस से मिलकर, यानी बिल्डिंग, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल से मिलकर क्या बन गया है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब देखिए गाइस, यहाँ पर अगर हम देखें इसकी आंखों से लेकर टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक, यानी इसकी आंखों से लेकर टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम क्या कहते हैं? यानी जो ये यहाँ इसकी आंखों से लेकर टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? किस नाम से जानेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानेंगे। इस एंगल को हम किस नाम से जानेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानेंगे। और ये तो चलो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन को आपको इजी वे में समझना है तो ये समझ लीजिए कि जो नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है, ठीक है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। यानी जो नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। मान लेते हैं, चलो मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ यहाँ पर। मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग का टॉप है, ये बिल्डिंग का फुट है, और यहाँ पर एक कार है, इस पॉइंट पर एक कार है, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप से कार को, यानी यहाँ पे बिल्डिंग के टॉप पे कोई खड़ा है जिसकी आंखों से और कार तक, यानी वो एक कार को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा होकर वो किसे देख रहा है? कार को देख रहा है। तो बिल्डिंग के उसकी आंखों से लेकर और कार तक ये जो लाइन जा रही है इसे हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। और इसको हम यहाँ से ऐड कर देते हैं, जो कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए, यानी सी पॉइंट कार को डिनोट कर रहा है, ए पॉइंट उसकी आइज़ को डिनोट कर रहा है, यानी उसकी आंखों से, उस व्यक्ति के आंखों से लेकर और जो कार तक जो लाइन जा रही है इसे हम लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। ठीक है। और उसकी आंखों से जो ये बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन जाएगी जिसे हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे। अभी देखिए गाइस, आपने देखा था कि जब वो व्यक्ति नीचे खड़ा था, वो बच्चा नीचे खड़ा था, तो उसकी आंखों से और जो टॉप ऑफ तक बिल्डिंग तक बन रहा था वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहला रहा था। लेकिन अगर वही बच्चा टॉप ऑफ द बिल्डिंग से नीचे की तरफ देखेगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस जगह, यानी हॉरिजॉन्टल और बिटवीन द लाइन एट साइड, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइड, वो एंगल क्या कहलाएगा? वो एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा? डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप देखिएगा इस कि यहाँ हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड के बीच में बने हुए एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन का नाम देते हैं। लेकिन अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, और वहीं अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझते हैं। इस तरीके से हम इनको जान सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, यानी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज।